हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इन्फ्लेशन के बारे में देखा था, तो उसी चीज़ों को आगे जो है वो बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि इन्फ्लेशन के ऊपर और क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। प्लस हम ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो उसकी टाइप्स कौन सी हैं, डिफ्लेशन क्या होती है, डिसइन्फ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है, रीफ्लेशन क्या होती है। प्लस एक बहुत फेमस कर्व है, उसका नाम है फिलिप्स कर्व, जो फिलिप्स नाम के इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई थी, जो कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताती है। उस कर्व को भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या सीख सकते हैं। क्लियर ऑन दिस? तो स्वागत है आपका आज फिर से इन्फ्लेशन वाली क्लास में। और चलिए जानते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक चीज़ें ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन के रीजंस को और अच्छे से जानेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है इसके रीजंस क्या होते हैं, प्लस इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। रीजंस प्लस इम्प्लीकेशंस सेम चीज़ जो है वो इसमें भी जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे आरबीआई और या फिर सरकार जो है कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करती है। ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है, उसको ऊपर निकालने की कोशिश की जा रही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर जाए और अच्छे से परफॉर्म करे, तो सरकार जो है वो क्या क्या डिसीजंस लेती है। ठीक है, उन सब को भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है इन्फ्लेशन के डिमांड साइड से जो रीजंस होते हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला रीजन जो डिमांड साइड से होता है वो होता है मनी सप्लाई का इंक्रीज होना। यदि मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है, उस चीज़ के चलते क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा और ज़्यादा आ जाएगा। अब लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो लोग और ज़्यादा उस चीज़ों को डिमांड करेंगे, और जैसे ही चीज़ों को डिमांड किया जाता है तो उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई जो है वो उस लेवल से इंक्रीज नहीं हो पाती, डिमांड का लेवल इंक्रीज करने का ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ के चलते जो है प्राइजेज में हाइक देखने को मिलती है और प्राइस जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहला रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा। पहला रीज़न क्या है, ग्रोइंग इकोनॉमी और इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से भी इन्फ्लेशन जो है वो आती है। When consumer feel confident, they spend more, take on more debt. This leads to steady increase in the demand, which causes higher price. कहते हैं ओके, तो कंज्यूमर जो है इकोनॉमी में क्या होगा बेसिकली, कि जैसे मान लीजिए लोगों के पास पैसा आया और लोग जो है वो उन्होंने स्पेंड करना इंक्रीज कर दिया। अब डिमांड का जो इंक्रीज करने का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, सप्लाई उस लेवल से इंक्रीज नहीं करती। उस चीज़ के चलते डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई जो है वो कम ही रहती है, और इस चीज़ के चलते जो है वो इकोनॉमी में क्या आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है। तो पहला जो रीज़न है ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर ऑन दिस? सेकंड जो रीज़न है इन्फ्लेशन आने का, रीज़न क्या होता है? सेकंड रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके देश में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा यानी कि आपके देश के जो लोग हैं वो फॉरेन वाले देशों में सामान ज़्यादा भेज रहे हैं। अब अगर वो फॉरेन के देशों में सामान ज़्यादा भेजेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, और उस पैसे को ये लोग स्पेंड करेंगे और उससे इन्फ्लेशन आ जाएगी और डिमांड इंक्रीज होगी। पहले केस में क्या देखा था, जो पहला वाला पॉइंट था उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली लोगों को जो है वो इकोनॉमी के ऊपर यकीन होता है कि अगर हम इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उसका रिटर्न मिलेगा। इस चीज़ के चलते लोग जो है वो लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इस चीज़ के चलते जो है वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलती है। इसमें जो मेजर रोल होता है वो मनी सप्लाई का होता है। लेकिन अगर सेकंड केस में देखें, उसमें जो मेजर रोल है वो किसका है, फॉरेक्स रिजर्व का मेजर रोल है। क्लियर ऑन दिस? अब अगर एकदम से ही एक्सपोर्ट जो है वो राइज करने शुरू कर दें तो लोगों के पास जो है वो पैसा आएगा, और उस पैसा आने की वजह से लोग जो है उस चीज़ को डिमांड करना शुरू कर देंगे, जिसके चलते जो है वो प्राइस इंक्रीज करेंगे, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेंगे इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो सेकंड रीजन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ गया थर्ड रीजन। थर्ड रीजन होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि जब सरकार के पास खर्चा ज़्यादा करना है लेकिन पैसा आया कम है। अब सरकार के पास ये गैप क्रिएट हो गया, पैसा हमने ज़्यादा लगाना है लेकिन पैसा जो आया है उसकी वैल्यू कम है। अब जो ये गैप है इसको सरकार फिल करने के लिए कई तरीके अपनाती है।
कई बार उसको फिल करने के लिए जो है वो करेंसी नहीं लागू कर दी जाती है, कई बार उसको फिल करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज की जाती हैं। अब इन चीज़ों के चलते भी कई बार क्या होता है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अभी रिवाइज करते हैं कि पहले हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले जो है हमने ये देखा कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होते हैं। क्लियर ऑन दिस। पहला रीजन जो हमने देखा था वो ये था कि अगर मान लीजिए लोगों का जो है वो इकोनॉमी के अंदर जो है विश्वास बना हुआ है, तो लोग जो है वो क्या लेंगे, लोन लेंगे। अब लोन लेने की वजह से वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने से क्या होगा, उनके पास पैसा आएगा, करेंसी आएगी, और जिससे मनी सप्लाई लोगों के पास ज़्यादा चली जाएगी, उस मनी सप्लाई को लोग स्पेंड करेंगे, और जिससे जो है चीज़ों के प्राइस जो हैं वो ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। पहला रीज़न जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर ऑन दिस। सेकेंड रीज़न हमने ये देखा था कि अगर इकोनॉमी में जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से जो है लोगों के पास पैसा आता है, और उसको लोग स्पेंड करके जो है इकोनॉमी में डिमांड साइड इन्फ्लेशन को देखा जाता है। क्लियर ऑन दिस। थर्ड रीज़न डिमांड साइड इन्फ्लेशन का हमने क्या देखा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब सरकार जो है वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देती है, लेकिन उसके पास जो रेवेन्यू आता है वो कम होता है, और उस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो सरकार लोन लेती है, तो उसके चलते भी डिमांड साइड इन्फ्लेशन जो है वो आ जाती है। क्लियर ऑन दिस। इस स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम, अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ नहीं समझ लगती तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अब इसके इफेक्ट को देखते हैं। इफेक्ट, पहला इफेक्ट जो है वो ये होगा कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, सप्लाई उस लेवल से इंक्रीज नहीं कर रही। अब इस चीज़ के चलते होगा क्या, इस चीज़ के चलते ये होगा कि सप्लाई की शॉर्टेज आनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही फर्स्ट पॉइंट है, शॉर्टेज इन सप्लाई। एज डिमांड आउट स्पेस द सप्लाई, शॉर्टेज कैन अकर। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, शॉर्टेज आएगी। सेकेंड इम्प्लीकेशन क्या होगा, चीज़ों के प्राइस ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। ये कितना आसान सा है। क्लियर ऑन दिस। तो अब इंक्रीज इन द प्राइजेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो इम्प्लीकेशन होगा वो बेसिकली ये होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, लोगों के जो रहने का जो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब ये समझ आ गया आपको। इसी चीज़ में जो है सबसे पहले हमने रीजंस देखे थे, ये रीजंस थे। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या क्या आए थे इसके। पहला इम्प्लीकेशन ये आया था कि सप्लाई जो है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और रीज़न इसके पीछे क्या होगा कि डिमांड जिस लेवल से इंक्रीज कर रही है, सप्लाई उस लेवल से इंक्रीज नहीं कर रही, जिसके चलते डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होगी। दूसरा इम्प्लीकेशन ये देखा था कि चीज़ों के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज करने शुरू हो जाएंगे। तीसरा ये देखा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लोगों का, उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि डिमांड साइड से इन्फ्लेशन जो है वो कैसे आती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें जो है हम बेसिकली किन चीज़ों से के बारे में डील करेंगे, कि सप्लाई के बारे में डील करेंगे, कि एक्चुअल में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो आती है उसके रीज़न क्या होते हैं। उसके रीज़न सिंपल से ये देखिए, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक लगी है वो ये एक्चुअल में इसका एक रॉ मटेरियल है, और मान लीजिए प्लास्टिक के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। अब क्योंकि उस प्लास्टिक के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो ये चीज़ महंगी हो जाएगी, जिसके चलते इसकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। तो पहला रीज़न भी वही है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स। यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल लिखा होता तो फिर भी जो है वो सही होता। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आती है। अब आप इस चीज़ को जो है वो एक और चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमने थर्ड क्लास की थी तो उसमें एक वैल्यू हमने देखी, इसमें एक जीडीपी को पता करने का तरीका देखा था जिसको बोलते हैं इनकम मेथड। इनकम में मैंने बोला था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कितने होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर इन चारों चीज़ों में किसी भी एक चीज़ में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है फिर भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो आ जाती है। सेकेंड रीज़न जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने का होता है वो होता है होर्डिंग। अगर मान लीजिए आप चीज़ों की जो है अपने पास स्टोर करना शुरू कर दें,
आपको ये डाउट है कि आने वाले समय में ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती। इस चीज़ के चलते क्या हुआ, आप मार्केट में गए और जितने भी आपके पास पैसे हैं उसको स्पेंड करके आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी शॉर्टेज आ जाएगी। अब उस चीज़ के साथ आपने जो किया इसको बोलते हैं जमाखोरी, ठीक है? इसको बोलते हैं उन चीज़ों को स्टोर करके रख लेना। अब उस चीज़ के चलते जो है एक नकली डिमांड क्रिएट हो गई है, नकली सप्लाई की शॉर्टेज हो गई है। अब उस सप्लाई की शॉर्टेज के चलते जो इन्फ्लेशन आती है, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है? तो ये सप्लाई साइड से डायरेक्टली लिंक्ड है। क्लियर ऑन दिस? आर्टिफिशियली क्रिएटिंग स्कैर्सिटी, एक्चुअल में डिमांड उसकी सप्लाई उसकी कम नहीं हुई थी, लेकिन आपको ऐसा शक था कि आने वाले समय में हो सकती है। उस चीज़ के चलते आर्टिफिशियली एक गैप जो है वो क्रिएट हो गया, जिसके चलते सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो ये दोनों रीजंस जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा जो रीजन होता है वो होता है डिफेक्टिव सप्लाई चेन। डिफेक्टिव सप्लाई चेन में बेसिकली क्या होगा कि जो आपकी सप्लाई चेन है, जहां से आपको चीजें आ रही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई। एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। सिंपल सी एग्जांपल देखिए, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। अब उस वॉर के चलते यूक्रेन जो है वो वीट की प्रोडक्शन जो अच्छे से नहीं कर पा रहा और आगे नहीं भेज पा रहा, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब उस चीज़ के चलते लोग जो उस वीट पे डिपेंडेंट है, जो यूक्रेन से उनके पास आ रही है, उसमें डिस्ट्रक्शन आई या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। अब उस प्रॉब्लम के आते हुए जो है वो सप्लाई साइड इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो इस वजह से बोल सकते हैं डिफेक्टिव सप्लाई चेन। क्या बोल सकते हैं? डिफेक्टिव सप्लाई चेन। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आने का जो अदर रीजन होता है वो ये भी होता है कि अगर सरकार जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, एक सिंपल सी और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। मान लीजिए ये पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज होती है उसके ऊपर सरकार ने जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। इस पेन का जो प्रोड्यूसर था वो पहले 7 रुपीज में प्लास्टिक खरीदा करता था, लेकिन सरकार के टैक्स लगाने के बाद उसका जो प्राइस है वो 10 रुपए हो गया। अब इस चीज के चलते जो है वो महंगा खरीदेगा, और अगर उसने 10 रुपए का खरीदा है तो उसकी जो एमआरपी होगी वो उसको इंक्रीज कर देगा। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये भी एक्चुअल में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को जन्म देते हैं या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को जन्म देते हैं। क्लियर ऑन दिस? और एक रीजन और है इसका, बाकी रीजन भी हैं। फ्यूल के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ गया डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। करेंसी की डेप्रिसिएशन, अगर हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले हमें 100 रुपये दे के, मान लो ऑयल आता था, हम सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदते थे। अब हमारी जो करेंसी है वो नीचे जानी शुरू हो गई। अब हमें और ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, फिर जाके वो सेम कंजम्पशन हो रही है हमारी ऑयल की। तो क्या बोल सकते हैं कि इस चीज़ के चलते जो है वो ऑयल की जो कंजम्पशन है वो कम हो गई। किस चीज़ के चलते? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के चलते। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है वो भी इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन सब रीजंस को हम लोगों ने देख लिया। कुछ रीजंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है, मान लो ईरान इराक की वॉर थी जब, उस समय जो है अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइस देखो तो वो आसमान छू रहे थे। इसका रीजन जो है वो आपको समझ आया? क्रूड ऑयल के प्राइस में फ्लक्चुएशन आने से भी जो है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आ गया कि अगर आरबीआई जो है वो क्या इंक्रीज कर दे, अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देती है। यदि आरबीआई के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन हमें महंगा मिलेगा। ठीक है, और हमने देखा था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसमें जो कैपिटल वाला है इसको क्या मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये भी ज़्यादा हुआ, जिस वजह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुए, और जिस वजह से जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, और जिसके चलते इन्फ्लेशन आ गई इकोनॉमी में। ये लिंकेजेस आपको समझ आई? ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार इसको फिर से देखते हैं और रिवाइज करते हैं एक्चुअल में क्या है। डिमांड का सारा केस हमने सॉल्व जो है वो कर लिया और देख लिया है। नेक्स्ट आ गया कॉस्ट। कॉस्ट के केस में देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने क्या बोली थी कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो उसका रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न हमने ये देखा था कि यदि कोई व्यक्ति जो है उस चीज़ को अपने पास एक क्रिएट स्टोरेज करता जा रहा है, जिस वजह से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा हो गई है सप्लाई की, तो वो हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर सरकार जो है वो कौन से टैक्सेस
इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, फिर भी ये जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। फिफ्थ हमने ये देखा था कि अगर सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन आ जाए तो वो एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये देखा था कि अगर हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है तो उसकी वजह से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा पैसे देने पे करने पड़ते हैं, उसके बदले हमें सेम चीज़ वो वापस मिलती है। ठीक है। प्लस हमने ये भी देखा था सिक्स्थ पॉइंट कि यदि आरबीआई जो है वो रेपो रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके द्वारा बैंकों के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाता है, तो ये सब रीजंस हैं जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को पैदा करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्लियर हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रीजन क्लियर हो गए। इनके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कुछ एक जैसे ही होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। तो ये कॉजेज क्लियर हो गए आप सभी लोगों को। अब नेक्स्ट ये करते हैं कि डेफिनेशंस एक एक करके देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन की क्या क्या डेफिनेशन है, इनसे संबंधित क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो आ रही है लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है। जैसे कि पिछले महीने जो है वो 5% की इन्फ्लेशन आई थी। कितनी आई थी? 5% की। और इस मंथ जो है वो इन्फ्लेशन का रेट और कम हो गया, विच इज़ 2%। अब एक चीज़ देखिए, इन्फ्लेशन तो आ रही है लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है। वो पहले 5 था, अब कितना हो गया? 2 पे आ गया। तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आना लेकिन एट अ रिड्यूसिंग रेट। इसके एक बार डेफिनेशन को भी देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर डिफ्लेशन क्या होती है? डिफ्लेशन बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेशन का जो ऑपोजिट है उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में प्राइस राइज करते हैं, डिफ्लेशन में प्राइस नीचे आते हैं। डेफिनेशन: persistence decrease in the price level, negative inflation is known as deflation। डिफ्लेशन भी क्लियर हो गया अब सब आप लोगों को। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है रीफ्लेशन। अब रीफ्लेशन क्या होता है? रीफ्लेशन क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चल रही है। हमारी इकोनॉमी जो है वो किस में चल रही है? रिसेशन में चल रही है। इसका मीनिंग ये है कि हमारी इकोनॉमी उतना नहीं ग्रो कर पा रही। अब सरकार जो है वो कुछ स्टेप्स लेती है और उन स्टेप्स की वजह से जब इकोनॉमी रिकवरी स्टेज पे आती है उस समय जो इन्फ्लेशन आई तो उसको बोलते हैं री इन्फ्लेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं रीफ्लेशन। रीफ्लेशन कब आती है? जब हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से ओवरकम कर रही है और उस ओवरकम करने की स्टेज पे जो इन्फ्लेशन आती है उसको बोलते हैं रीफ्लेशन। क्या बोलते हैं? रीफ्लेशन। प्राइस लेवल इंक्रीज व्हेन द इकोनॉमी रिकवर फ्रॉम द रिसेशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज नोन एज रीफ्लेशन। अब नेक्स्ट, ओपन इन्फ्लेशन क्या होती है? ओपन इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस समय क्या होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आई और सरकार उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में क्या आ गई? इन्फ्लेशन आ गई और सरकार के द्वारा उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो इसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। अ सिचुएशन व्हेन द प्राइस लेवल राइज विदाउट प्राइस कंट्रोल मेजर बाय द गवर्नमेंट। जब प्राइस लेवल जो है वो राइज कर रहा है लेकिन सरकार के द्वारा उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, तो उसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को जो ये डेफिनेशंस हैं ये क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब जो इन्फ्लेशन की स्पीड है उसके बेसिस पे भी इन्फ्लेशन को 4 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। पहली जो होती है वो होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन और उसके बाद रनवे और हाइपर इन्फ्लेशन। अब एक एक करके इनको जानते हैं। वॉकिंग जो है वो क्रीपिंग के बाद आएगी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या होगा कि जिस समय इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 3% का है। कितना है? 3% का। तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो और इंक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है कम से कम 5% के आसपास। कितना? 5% का। पहले कौन सी इन्फ्लेशन? क्रीपिंग, उसके बाद वॉकिंग और उसके बाद जो इन्फ्लेशन होती है उसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन। इसमें अगर स्पेसिफिकली आपको रेंज जाननी है तो वो 3 से 7% की होती है। मैंने बोला था ना 5% के आसपास। 5 ± 2 कर लो आप,
तो 5 ± 2 इसकी रेंज होती है। अब नेक्स्ट जो रनिंग इन्फ्लेशन होती है वो होती है 10 से ज्यादा, 10% से ऊपर अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है। क्लियर ऑन दिस। और उससे ऊपर होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में जो प्राइस है वो एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज हो जाता है। एमसीक्यू अगर उन्होंने आपको पूछना हुआ तो वो कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो चारों आपके सामने लिख देंगे, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर। ठीक है, तो इस बेसिस पे एमसीक्यू जो है वो आपको पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों का जो है आप ध्यान रखिए। प्लस रनिंग इन्फ्लेशन का अदर नेम क्या होता है, ग्लपिंग इन्फ्लेशन, तो उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। रनवे और हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो एक ही चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आप ध्यान में रखिए और इस पावर पॉइंट को ध्यान से समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। नेक्स्ट आ गया स्टैगफ्लेशन क्या होती है। स्टैगफ्लेशन बेसिकली क्या होता है, अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और रिसेशन, दो चीज़ें, इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन और रिसेशन। रिसेशन में बेसिकली क्या होगा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, मान लो लोगों को जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। और लास्ट में एक इंडेक्स है, उसको इंडेक्स को बोलते हैं मिस्री इंडेक्स। और इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हमारी इकोनॉमी में मान लो इन्फ्लेशन वगैरह काउंट करने के लिए ये जो है वो यूज़ होगा, और ये बताता है कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या इंडेक्स चल रहा है या क्या वैल्यूज चल रही हैं, उसके बारे में जो डील करे तो उसको ये बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन सी कर्व आ गई, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व के बारे में एक बात बताता हूँ आप। मान लीजिए ये मैंने कौन से एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस, और ये कौन से एक्सिस है, वाई एक्सिस। क्लियर ऑन दिस। फिलिप्स कर्व ये कहती है सिंपल सा कि यहाँ पे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन को मेजर किया जा रहा है, तो इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है। फिलिप्स कर्व के द्वारा जो है वो ये बताया गया था कि यदि आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपके देश में इन्फ्लेशन कम होगी, और यदि आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। इस चीज़ का जो सल्यूशन या इस चीज़ का जो लॉजिक दिया गया था इकोनॉमिस्ट फिलिप्स के द्वारा, तो वो लॉजिक क्या था उसको भी ध्यान से समझते हैं। इन्होंने ये बोला था कि यदि आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मीनिंग ये है कि लोगों के पास जो है वो पैसा नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं क्रिएट हो पा रही, और अगर डिमांड नहीं क्रिएट हो पा रही तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी नहीं आ पाएगी। ठीक है, और इसने इसका रिवर्स जो लॉजिक दिया था वो ये था कि यदि आपके देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ के चलते जो है वो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, और अगर पैसा ज़्यादा है तो लोग चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, और अगर डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो उस चीज़ के चलते प्राइस भी इंक्रीज करेंगे, और उस चीज़ के चलते जो है वो इन्फ्लेशन भी आएगी। तो ये लॉजिक जो है वो दिया गया था। अब एक बार ग्राफ भी समझते हैं। ग्राफ को ध्यान से देखिए, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है, ये इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मान लो हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है। जैसे जैसे मैं अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा करता जाऊँगा वैसे वैसे जो है वो इन्फ्लेशन कम होती जाएगी। जैसे पहले इन्फ्लेशन जो है वो इतनी थी और उस समय अनएम्प्लॉयमेंट इतनी थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई, इन्फ्लेशन कम होनी शुरू होगी, और ज़्यादा हुई और कम। तो ये कुछ ऐसे बनेंगे पॉइंट्स, और जब इस सब के टेंजेंट पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक कर्व बन जाएगी जो कि कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। यानी कि इसका मीनिंग क्या बना, फिलिप्स कर्व जो है वो हमें दो चीज़ों के बारे में रिलेशन बताती है, और वो दो चीज़ें जो है वो क्या है, पहली क्या है इन्फ्लेशन, और दूसरी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व का ये कहना है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है आपस में इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यदि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन। क्लियर ऑन दिस। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली है कि फिलिप्स कर्व जो है वो सही है या नहीं सही, इस चीज़ के बारे में डिबेट नहीं करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि फिलिप्स ने, जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, कि सिर्फ डिमांड साइड फैक्टर को ही जो है वो मेन मानना है, और उस बेसिस पे ये थ्योरी जो है वो दी है। लेकिन अदर फैक्टर्स भी तो होते हैं जिससे इन्फ्लेशन आती है। अभी हमने देखा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कितने फैक्टर्स थे, डिमांड साइड के तो बल्कि कम दिखाई दे रहे थे हमें। क्लियर ऑन दिस। तो होप सो कि फिलिप्स कर्व जो है वो आप लोगों को क्लियर होगी।
नेक्स्ट जो है वो एक चीज और आ जाती है, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन, दोनों चीजें जो है इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। तो बेसिकली समझते हैं कि कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। अब ये देखिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के काफी सारे तरीके हैं हमारे पास, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होती हैं, जैसे कि फूड के प्राइस हो गए। ठीक है, जो आप वेजिटेबल्स बाजार से लेते हैं तो उनके प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। दूसरी चीज़ है फ्यूल के प्राइस। फ्यूल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। यहाँ तक आपको सही है, क्लियर है? फूड एंड फ्यूल। अब इन दोनों चीज़ों के जब प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि इन्फ्लेशन की सही टर्म्स में वैल्यू नहीं आ पाती। तो कोर इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज़ की डिस्कवरी की गई कि जिसमें क्या होता था कि इन्फ्लेशन माइनस जो फ्लक्चुएटिंग आइटम्स हैं, जिन चीज़ों के प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा आते हैं उनको माइनस कर दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो हमें बताएगा कि एक्चुअल में कोर में क्या इन्फ्लेशन चल रही है। तो कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आया। कोर इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या बना कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें इन्फ्लेशन बताए, लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग आइटम्स है जैसे कि फूड एंड एनर्जी, इन चीज़ों को अगर उसमें इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो मिलकर कई बार इन्फ्लेशन को ज़्यादा शो कर देती हैं, तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? कोर इन्फ्लेशन। क्या क्या चीज़ों को माइनस किया जाएगा? फूड एंड एनर्जी को माइनस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इनकी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, या फिर ये फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं, तो ये इसका रीज़न है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या होगी? इसकी मेजर इंपॉर्टेंस जो है वो ये होगी कि ये हमें एक्चुअल में इम्पैक्ट, किस चीज़ का इम्पैक्ट? इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइस ऑन द कंजम्पशन इनकम। कंज्यूमर की इनकम के ऊपर प्राइस का क्या इम्पैक्ट आया उसको ये बता सकते हैं, और इससे फ्यूचर की प्रोडिक्शन करनी भी इन्फ्लेशन के बारे में आसान हो जाती है। तो क्लियर है आप सब लोगों को कि कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? और अगला जो है उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इसको रॉ इन्फ्लेशन फिगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉ इन्फ्लेशन फिगर। इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में बेसिकली सीपीआई जो है उसको यूज किया जाएगा, और उसके चलते जो है वो इन्फ्लेशन को बताया जाएगा कि क्या इन्फ्लेशन की वैल्यू है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो जो है वो इसको निकालती है। चलिए अभी इससे जो है वो एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ये बताइए डब्ल्यूपीआई जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है? और ये बताइए सीपीआई, अर्बन, रूरल और कंबाइंड, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ये दोनों के बारे में आप लोगों ने बताना है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में डिस्कस करती है, और इन चीज़ों का हमें आइडिया जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के चलते लग जाता है। नेक्स्ट, अगर इकोनॉमी में देखें तो मनी सप्लाई जो है, इन सब चीज़ों के चलते इन्फ्लेशन होती है। अब तक हमने क्या क्या चीज़ों को जान लिया? हमने ये देख लिया कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन के रीज़न क्या होते हैं, हमने ये देख लिया उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन देख लिया। ठीक है, उसके बाद हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बीच का डिफरेंस देखा। फिर ये देखा कि सर फिलिप्स कर्व जो है वो क्या होती है, किन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताती है। डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और ओपन इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस जो है वो कर लिया। नेक्स्ट आ गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बेसिकली क्या क्या किया जा सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो तरीका अपनाया जाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेजर, जिसमें मेजरली जो है आरबीआई का मेन रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई जो है वो क्या करेगा, अगर उनको लगता है कि मनी सप्लाई के चलते इन्फ्लेशन आ रही है, तो इस चीज़ के चलते वो क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरओआई, इसको इंक्रीज कर देंगे। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया जाता है तो ये चीज़ डिस्करेज करती है बोरोअर को, ये चीज़ डिस्करेज करेगी बोरोअर को फ्रॉम टेकिंग लोन। और अगर बोरोअर जो है वो लोन नहीं ले रहा, अब उस चीज़ के चलते वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और ये सर्कल जो है वो मनी सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यही जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में समझाया गया है। लेकिन जो है जब हम मनी एंड बैंकिंग करेंगे, जो आने वाले कुछ सेक्शन में आपके लोगों के पास आएगा, तो उन चीज़ों को उस समय भी डिस्कस कर लेंगे। फिस्कल पॉलिसी मेजर, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या क्या चीज़ें करेगी जिसके चलते जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, तो एक बार उन चीज़ों को भी देख लेंगे। गवर्नमेंट मेजर में बेसिकली जो है वो इन चीज़ों को देखा जाता है कि सरकार जो है वो
कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को अपनाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है कि ज़्यादा खर्च ना करना, बल्कि जितना टैक्सेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें हल्का सा गैप रखना और उतनी जो है एक्सपेंडिचर करना। तो ये प्रोसेस जो है वो की जाती है। और इसमें बेसिकली एक चीज़ और की जाती है कि टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाता है। और टैक्सेस को इंक्रीज करने से होता क्या है, लोगों की जो पर्सनल इनकम है वो कम हो जाती है। अब अगर पर्सनल इनकम कम होगी तो उनकी कंजम्पशन कम हो जाती है, और अगर कंजम्पशन कम हुई है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, जिसमें प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिलता है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये लिंकेजेस जो है वो आप लोगों ने जान ली होंगी। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक फिजिकल मेजर जो है वो भी कई बार अपनाए जाते हैं, या फिर सरकार जो है वो अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ें हैं जो इसमें देखी गई थी। तो अभी एक बार जो है इन्फ्लेशन के बारे में सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कल की जो हमारी क्लास होगी तो उसमें हम इन्फ्लेशन से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे, प्लस अगर उसमें जो है और कॉन्सेप्ट हैं जो लिंक्ड हैं और जो हम इस क्लास में नहीं देख पाए तो उन चीज़ों को भी जानेंगे। प्लस हम मनी एंड बैंकिंग को भी जो है वो देखेंगे। ओके, तो कल जो है और वीकेंड है तो उसके चलते क्लास नहीं होगी, लेकिन परसों की क्लास में हम और चीज़ों को देखेंगे। मनी एंड बैंकिंग हम शुरू करेंगे और प्लस इससे जो संबंधित एमसीक्यूज है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।